ये अनंत ब्रह्मांड जो आपकी सोच की सभी सीमाओं से परे है, जो इतने स्टार्स को समाये रखता है जितने की पूरी दुनिया में रेत के कण भी नहीं होंगे। 10 बिलियंस गैलेक्सी के साथ ही ये ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा के रेडियस में फैला हुआ है। और याद रखिए कि ये ब्रह्मांड की जो भी गैलेक्सी, स्टार्स, रेडियस, उम्र और तो और हर वो बात जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई सभी जानकारियां, आंकड़े और डेटा सिर्फ एक अनुमान मात्र होती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि शायद ही हम लोग कभी भी इसके बारे में सब कुछ सही से जान पाएंगे। खैर, इन सब के बाद भी हम लोगों ने अपनी जिज्ञासा के कारण इस अनंत ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को सुलझाया है, जिनमें से एक है ब्लैक होल, जो आज के समय में वैज्ञानिकों का ही नहीं बल्कि स्पेस लवर्स का भी बहुत ज्यादा रुचि वाला टॉपिक है। ब्लैक होल्स इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि ये एक साई-फाई स्टोरी की तरह कोई ऑब्जेक्ट लगता है। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स और इससे जुड़े सभी रोचक तथ्य का पर्दाफाश करेंगे और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह ब्लैक होल्स आखिर इतने डरावने क्यों हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक अत्यंत सघन या कहें कि इन्फिनिटली डेंस जगह होती है, जिसकी चपेट में आकर कोई भी चीज इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भीतर जो कुछ भी आता है वह ब्लैक होल के एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसकी ओर खींचा चला जाता है। किसी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसके चारों ओर की एक बाउंड्री की तरह होता है, जिससे आगे हर चीज ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खींच ली जाती है। इवेंट होराइजन वह स्थान है जहां किसी चीज को प्रबल ग्रेविटी से निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन किसी चीज की एस्केप वेलोसिटी द्वारा समझाया जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी वह स्पीड होती है जिस पर या फिर जिससे ज्यादा स्पीड पर चलकर हम किसी भी खगोलीय पिंड की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सकते हैं। जैसे जैसे कोई चीज ब्लैक होल के करीब जाती है, उस पर लगने वाली ग्रेविटी और भी पावरफुल होती जाती है और उसे और भी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होने लगती है। किसी ब्लैक होल में फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ से लाइट भी लौटकर वापस नहीं आ पाती। इसी कारण ब्लैक होल को एक काले गोले के रूप में दर्शाया जाता है। ब्लैक होल के बनने की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशालकाय तारों द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी स्टेज में होते हैं। इसलिए ब्लैक होल के फॉर्मेशन को समझने से पहले हमारे लिए किसी तारे के पूरे लाइफ साइकिल को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अंतरिक्ष में स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसा पॉइंट है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। किसी गैलेक्सी में न केवल खरबों तारे मौजूद होते हैं बल्कि अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल भी होती है, जिसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में मौजूद गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स होते हैं। गैलेक्सी में गैस और धूल की ये नेबुलाज तारों के बीच वाले इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित होते हैं। गैस और धूल की ये बादल ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे एक साथ आने लगते हैं और आपस में इकट्ठा होकर एक क्लस्टर सा आकार बना लेते हैं। उसके बाद ये किसी डिस्क के आकार में घूमने लगते हैं। धीरे धीरे सारा मास डिस्क के सेंटर की ओर इकट्ठा होने लगता है और अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी प्रोसेसेस शुरू होने लगती हैं और इस तरह किसी तारे का निर्माण होता है। लाइफ ऑफ स्टार्स। ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज का एक निश्चित जीवन काल होता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में हमें दिखाई देने वाले ग्रहों, गैलेक्सियों और तारों का भी एक निश्चित जीवन काल है। हमारी धरती पर एनर्जी का मेन सोर्स सूर्य है, जो खुद भी एक तारा है। ये तारे अपने पूरे लाइफ टाइम में एनर्जी बनाते रहते हैं, जिस कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सूरज हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को 59.4 करोड़ टन हीलियम में बदलता रहता है। बाकी का बचा 60 लाख टन मास एनर्जी में ही बदल जाता है, जिसे हम E=mc² के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सूर्य से आने वाली हीट और लाइट भी इसी एनर्जी का हिस्सा है। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी बनाने के लिए फ्यूल जरूरी होता है।
इसी प्रकार तारों में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस द्वारा एनर्जी उत्पन्न करता है, और वही एनर्जी हमें भी हीट और लाइट के रूप में प्राप्त होती है। डेथ ऑफ स्टार्स, क्योंकि तारों का अस्तित्व उनमें मौजूद फ्यूल के चलते ही है, जो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि सूर्य का लगभग आधा फ्यूल समाप्त हो चुका है। इसका मतलब अब सूर्य केवल 5 अरब साल तक ही अस्तित्व में बना रहेगा और पृथ्वी को रोशनी दे सकेगा। हमारे सूरज का पूरा लाइफ टाइम 10 अरब साल है। इसलिए आइए अब जानते हैं कि किसी तारे की डेथ किस तरीके से होती है। किसी तारे में मेनली 2 फोर्सेस काम करते हैं, एक ग्रेविटी जो तारे के सेंटर की तरफ लगता है, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रेविटी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यह क्यों और कैसे काम करता है। तारों का मास इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है, और यह फोर्स उस तारे को ही कोलैप्स करने में लगी रहती है। लेकिन तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक और प्रोसेस चल रही होती है, जो 1 सेकंड में लाखों बम धमाकों जितनी एनर्जी बनाती है। इसकी वजह से यह फोर्स हमेशा तारे की मैटर को बाहर फेंकने में लगी रहती है। इन्हीं 2 फोर्सेस के कारण तारा स्टेबल कंडीशन में रह पाता है, क्योंकि यह दोनों फोर्सेस आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। जब तारे में फ्यूल खत्म होने लगता है तो न्यूक्लियर एनर्जी से बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स भी पहले से कम हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पहले जितना ही रहती है। इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर की ओर लगने वाली फोर्स से ज्यादा पावरफुल होने लगती है, और यह तारे को अंदर की ओर सिकोड़ना शुरू कर देती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स सितारे को एक लिमिट से ज्यादा कंप्रेस कर देती है, तो उसके कोर में बन रहे हैवियर एलिमेंट्स भी आपस में फ्यूजन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत कम टाइम में बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज होती है, जो पूरे तारे को एक झटके में ब्लास्ट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और इस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। इस धमाके के बाद तारे का सारा मैटर गैस क्लाउड्स में बदलकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। बचा रहता है तो केवल उसका डेंस कोर। किसी भी तारे की डेथ और उसके बाद उसका कोर और फिजिकल प्रॉपर्टीज तारे के मास पर निर्भर करती है। हमने इन तारों को 2 टाइप्स, पहला कम मास और दूसरा ज्यादा मास में क्लासिफाई करके इनकी डेथ को समझाया है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। विशालकाय तारे जो हमारे सूर्य के 1.4 गुना या उससे भी ज्यादा बड़े छोटे तारों के कंपैरिजन में बहुत कम समय में मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक मास है, जिसके कारण उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक होता है, और इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए तारों के कोर में बहुत तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, और ऐसे तारे बहुत कम समय में अपना पूरा फ्यूल खो देते हैं। छोटे तारों में हो रही प्रक्रिया से बिल्कुल अलग, जब बड़ी तारों में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो हद से ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण हीलियम के एटम्स फ्यूज होकर हैवियर एलिमेंट्स को बनाने लगते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कोर में आयरन के बनने की प्रोसेस पूरी ना हो जाए। आयरन के बाद इनमें आगे और फ्यूजन नहीं हो पाता, और इस स्थिति में तारा अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ना शुरू होता है, और इससे कोर में मौजूद आयरन बहुत तेजी से गर्म होने लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रबल होता है कि तारे के कोर में मौजूद आयरन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करने लगते हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में आयरन का कोर, जो हमारी पृथ्वी के आकार का है, लगभग 6 मील या कहें कि 10 किलोमीटर के रेडियस के एक न्यूट्रॉन कोर में बदल जाता है। तारे के सिकुड़ने से कोर अरबों डिग्री तक गर्म होता है, और इसके बाद सौरमंडल में एक भयानक विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बचा हुआ कोर एक न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करता है, और अगर इसका आकार बहुत अधिक हो तो यह किसी ब्लैक होल में भी बदल जाता है। फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए साल 2019 में पहली बार किसी ब्लैक होल को देखा गया था, और पहली बार वैज्ञानिक किसी थ्योरेटिकल चीज की तस्वीर को दुनिया के सामने लेकर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप्स का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। ब्लैक होल की वह इमेज M87 गैलेक्सी, जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है, उसके सेंटर की ओर फोकस करके ली गई थी।
यह गैलेक्सी विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और उसका पूरा नाम मैसियर 87 गैलेक्सी है। ये ब्लैक होल सूर्य के मास का 6.5 अरब गुना है। इसकी इमेज को लेने के लिए दुनिया भर के 8 ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया गया था। इन 8 अलग अलग टेलीस्कोप्स को इस प्रकार अरेंज किया गया था जिससे ये बिल्कुल किसी एक बड़े से और पावरफुल टेलीस्कोप की तरह काम कर सके। इन 8 टेलीस्कोपिंग को दुनिया की अलग अलग दूर लोकेशंस पर लगाया गया था और जब इन्हें आपस में सिंक्रोनाइज करके सक्रिय किया गया तो यह बिल्कुल किसी ऐसे टेलीस्कोप की तरह काम कर रहे थे जिसका आकार पूरी पृथ्वी के बराबर हो, और आपस में सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इन्होंने एक पावरफुल वर्चुअल टेलीस्कोप तैयार कर लिया था जो बहुत दूर से आ रही हल्की सी भी लाइट को डिटेक्ट कर सकता था। तो ये हुई बात कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और उनके इतिहास और ब्लैक होल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। थ्योरेटिकल रूप से और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक कोई भी मैटर चाहे उसकी क्वांटिटी जितनी भी हो एक ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन केवल तब जब वह इतनी जगह के अंदर स्टोर और कलेक्ट हो जाए जिसका रेडियस उस मटेरियल के श्वार्ज़शील्ड रेडियस के बराबर हो। इसके अनुसार हमारे सूर्य का मास 3 किलोमीटर के रेडियस और पृथ्वी का 9 मिलीमीटर के रेडियस के अंदर होने पर यह ब्लैक होल में बदल सकते हैं। अगर देखा जाए तो अर्थ और सन दोनों के पास ही इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो इस रेडियस को हासिल कर पाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में तो कोई भी चीज एक ब्लैक होल में बदल सकती है, लेकिन हमारी एक्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं होता। वास्तविक दुनिया में केवल बहुत बड़े तारे ही एक ब्लैक होल में बदल पाते हैं। किसी तारे को एक ब्लैक होल में बदलने के लिए जो मिनिमम मास चाहिए होता है वो है 3 सोलर मासेस, यानी कि एक ब्लैक होल में बदलने के लिए कोई तारा हमारे सूरज के 3 गुना मैसिव होना चाहिए। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और ज्यादातर गैलेक्सी के बीच में एक नहीं बल्कि सैकड़ों ब्लैक होल्स होते हैं जिनकी कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वे पूरी गैलेक्सी को संभाल सके। खैर, ये तो हुई ब्लैक होल की बात, पर क्या हो अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक इंसान ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने में असमर्थ रहा है और अभी ब्लैक होल से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। इसलिए हम आगे जिस बारे में भी बात करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली और अनुमान के हिसाब से होगी। ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व में होने के बारे में इंसानों को काफी समय पहले से ही पता लग गया था, लेकिन इसके ब्लैक और मिस्टीरियस फॉर्मेशन के कारण इसको लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफी ज्यादा बहस होती रहती थी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फिजिक्स के कोई भी नियम फॉलो नहीं होते और ये पॉइंट स्पेस टाइम को इन्फिनिटी तक मोड़ देता है। देखिए, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम के फैब्रिक का कर्वेचर यानी कि घुमाव है और जिस चीज में जितना ज्यादा मास होता है वह स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा मोड़ती है। हमारा सूरज हमारी पृथ्वी को और यहाँ तक कि खुद हम भी इसे थोड़ा बहुत मोड़ते हैं, लेकिन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी इस फैब्रिक को बहुत बहुत ज्यादा मोड़ देती है जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम लगभग 0 हो जाता है। इसके अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच पाता, इसलिए इसके अंदर जाने के ख्याल से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर के अंदरूनी भाग ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चारों तरफ फटकर बाहर आ जाएंगे, जो कि देखने से काफी दर्दनाक और घिनौना लगेगा। जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब से टूथपेस्ट बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह आपके शरीर के अंदरूनी अंग और लिक्विड कंटेंट आपके मुंह, कान, नाक या फिर किसी भी अंग से बाहर निकल आएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के बहुत पहले ही हमारी मौत निश्चित रूप से हो गई होगी। इसलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने का प्रयास भी करता है तो उसे ब्लैक होल के ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स को टालने के लिए उसे कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ब्लैक होल के अंदर आपके शरीर को हर्स कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरीज की मदद लेते हैं। जब कोई भी चीज ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के पार चली जाती है तब उसका वापस लौटना लगभग असंभव ही हो जाता है, क्योंकि इवेंट हॉरिजॉन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां पर ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि इससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब इवेंट हॉरिजॉन से बाहर निकलने के लिए हमें लाइट से भी ज्यादा तेजी से चलना पड़ेगा।
लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज जिसके पास मास है कभी भी लाइट से ज्यादा तेजी से नहीं चल सकती और इसीलिए कोई भी चीज इवेंट हॉराइजन से निकल भी नहीं सकती। इसलिए जब आपका शरीर इवेंट हॉराइजन के पार चला जाएगा तो आपका वापस लौटना लगभग असंभव ही हो जाएगा। जब आपका शरीर धीरे धीरे ब्लैक होल के सेंटर की ओर बढ़ेगा तब आपका सर और आपके पैर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए यह फोर्स आपके शरीर को खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं बता दूं कि यह खिंचाव कुछ इस तरीके से होगा कि इससे आपका शरीर दो हिस्सों में अलग अलग नहीं होगा। जी हाँ, आपका शरीर पहले की तरह ही रहेगा लेकिन धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से आपका शरीर लगभग चाउमीन की तरह हो जाएगा। दोस्तों, अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आपका शरीर चाउमीन में बदल जाए तो वह कैसा दिखेगा। हालांकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने के बाद भी हमारा शरीर काफी समय तक सॉलिड ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया के कारण होने वाला दर्द शायद इंसानों के लिए इतना होगा कि वह इस दर्द से ही अपना दम तोड़ दे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी दिमाग बहुत क्रूर कंडीशंस में अपने आप ही बंद पड़ जाता है और इसके अंदर मौजूद सेल्स अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। इसी वजह से जब आपका शरीर चाउमीन की तरह बन जाता है तब आपके दिमाग के अंदर मौजूद सेल्स खुद ब खुद नष्ट होने लगते हैं। इसी वजह से आप तुरंत ही बेहोश होगे और उसके बाद मर जाओगे। मरने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगा। यह पार्टिकल्स बाद में फंडामेंटल एटम्स में बदल जाएंगे। एटम्स में टूटने के बाद आखिर में हम सिंगुलैरिटी में गिर जाएंगे। सिंगुलैरिटी के स्टेट में हमारे शरीर के एटम्स अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक बार सिंगुलैरिटी में गिरने के बाद कोई भी चीज वापस अपनी स्टेट में नहीं आ सकती। इसलिए एक बार हमारा शरीर सिंगुलैरिटी में चला गया तो हमारा अस्तित्व उसी के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि सिंगुलैरिटी का प्रभाव ब्लैक होल के आकार पर निर्भर करता है। अगर आप हमारे सौरमंडल के आकार के जितने ब्लैक होल के अंदर गिर भी जाते हैं तो भी आपके शरीर की वही कंडीशन बनी रहेगी। और वहीं अगर आप हमारे चांद के आकार के किसी छोटे से ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। ऐसा होता है फोर्स डिफरेंस की वजह से। अगर आप किसी बहुत बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरने वाले हैं तो वह आपके पैर और आपके सर पर लगभग बराबर फोर्स लगाएगा, लेकिन वहीं एक छोटा ब्लैक होल आपके शरीर के हर हिस्से पर अलग अलग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो आपको खींचकर खत्म कर डालेगा। हमने ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में बात की, लेकिन अभी तक हमने ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। इसलिए चलिए एक नजर इसके ऊपर भी डाल लेते हैं। तो जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने ही जा रहे हैं तो आपको लगभग लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि आप इसके सेंटर की तरफ थोड़ा धीरे धीरे गिरें। हालांकि इतनी तेजी से मूव करने के बाद भी जब आप ब्लैक होल के सेंटर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्पेस टाइम धीरे धीरे धीमा होता जाता है। तो अगर ब्लैक होल के अंदर घड़ी पहनकर जाते हैं तो सेंटर की ओर बढ़ने के साथ ही आपकी घड़ी धीमी होती जाएगी, लेकिन ये बात खुद आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि आप और उस घड़ी का टाइम बिल्कुल एक ही है। ये बात ब्लैक होल के बाहर खड़े इंसान को ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगी। ये सारी चीजें टाइम डायलेशन को दर्शाती हैं। टाइम डायलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किन्हीं दो चीजों का टाइम अलग अलग स्पीड से चल रहा हो। किसी बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट के पास और लाइट स्पीड के आसपास समय की स्पीड धीमी होने लगती है। खैर चलिए जानते हैं कि क्या हो अगर एक ब्लैक होल हमारे इस प्यारे से सोलर सिस्टम में घुस जाए। क्या पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वो ब्लैक होल पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर देगा? आइए जानते हैं। अगर एक ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में आता है तो इसकी खबर बहुत पहले से ही हमें पता लग जाएगी क्योंकि स्पेस एजेंसीज के ऑर्बिट करते हुए टेलीस्कोप्स इसकी जानकारी हमें पहले ही दे देंगे। पर अभी हम इतने एडवांस नहीं हैं तो हम ये जानते हुए भी कि ब्लैक होल हमारी तरफ बढ़ रहा है उसे हम रोक नहीं पाएंगे। पर जब भी ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में प्रवेश करेगा तो उसके आने से पहले या कहें तो उसके आते ही ब्लैक होल की ग्रेविटी हमारे सौरमंडल में बड़ी तहस नहस मचाना शुरू कर देगी क्योंकि उसके आते ही लाखों किलोमीटर्स दूर से ही सभी ग्रहों की ऑर्बिट्स में बड़ा बदलाव आएगा। ग्रहों के साथ साथ धूमकेतुओं के ऑर्बिट्स में भी काफी बदलाव हो जाएगा। शुरुआत में धूमकेतु और उल्कापिंड हमारी ओर आना शुरू कर सकते हैं,
मतलब कि हमारी पृथ्वी पर अब उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो जाएगी। बाद में ग्रह भी आपस में टकराने लगेंगे। इसके अलावा अगर बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह ब्लैक होल के रास्ते में आता है तो ये गैसों से बना विशाल ग्रह अपनी सभी गैसों पर नियंत्रण खो देगा और ये सभी गैसेस ब्लैक होल के आसपास एक बहुत बड़ी डिस्क बना लेंगे जो गर्म होने की वजह से बहुत ही चमकती हुई दिखाई देगी। वैसे तो ऐसा कोई भी ब्लैक होल हमारे नजदीक नहीं है और ये होना बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर इन सब के दौरान ब्लैक होल हमारी धरती के पास आ जाता है तो शुरू में इसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी बनेंगे। जब ब्लैक होल हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचेगा तो हमारी पृथ्वी का सॉलिड क्रस्ट टूटकर बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल जाएगा और ये चट्टानें उड़कर ब्लैक होल की तरफ जाने लगेंगी। सतह के नीचे मेंटल लेयर में मौजूद लावा भी पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर ब्लैक होल की तरफ जाना शुरू कर देगा। सबसे पहले अर्थ पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के साथ मजबूती से जुड़े नहीं होंगे वो सभी ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा एटमॉस्फेयर तब तक खत्म हो चुका होगा और अर्थ की ग्रेविटी ब्लैक होल की ग्रेविटी से ज्यादा न होने की वजह से ऑब्जेक्ट आसानी से ब्लैक होल की तरफ जाने लगेंगे और अंत में हमारे सूर्य और ब्लैक होल के बीच में ग्रेविटेशनल वॉर होगा जिसमें हमारे सूरज की हार होगी और ब्लैक होल द्वारा हमारे सूरज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम के काफी करीब कोई ब्लैक होल नहीं है जो सीधे हमें अफेक्ट कर सके। सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी ब्लैक होल का नाम V616 मोनोसेरोटिस है और इसे A0620-00 के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से 6.6 गुना ज्यादा भारी है और इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती के करीब ब्लैक होल को खोजा है। यह छोटा सा ब्लैक होल धरती से सिर्फ 1500 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। ये ब्लैक होल मोनोसेरस तारामंडल में स्थित है और इसका मास हमारे सूरज से सिर्फ 3 गुना ज्यादा है। खोज करने वाली टीम के लीडर थरिंडू जयसिंघे का कहना है कि यह काफी अनोखा है और इसलिए इसका नाम यूनिकॉर्न रख दिया गया। स्टडी के एक और रिसर्चर टॉड थॉमसन ने बताया कि जिस तरह चांद के गुरुत्वाकर्षण से धरती पर हाई टाइड आती है, वैसे ही ये ब्लैक होल सितारे पर असर डाल रहा है। हालांकि ये एक अनुमान है और इस ब्लैक होल की पुष्टि की जाना अभी बाकी है। ऐसे कम मास वाले बहुत कम ब्लैक होल खोजे गए हैं क्योंकि इन्हें खोजना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक होल में गई रोशनी तक वापस नहीं आ पाती है। ये आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर जो असर डालते हैं उसके आधार पर ही इनका पता लगाया जा सकता है। तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं, या क्या हो अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए। आपने ये भी जाना कि कैसे ये दोनों परिस्थिति होना बहुत ही मुश्किल और असंभव सी है। ब्लैक होल अभी हमसे बहुत दूर है और इसके पास जाना भी हमारे लिए एक सपने के बराबर ही है, पर फिर भी हमने आपकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ये कल्पनाओं से भरा और तमाम विज्ञान के नियमों को नजर में रखते हुए ये वीडियो पेश किया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।